रात के 2:30 बज रहे थे। मैं अपने 20 साल के देवर आर्यन के कमरे के दरवाजे पर खड़ी थी। मेरे बदन पर एक भीगी हुई पतली सी साड़ी थी जो मेरे शरीर से किसी दूसरी खाल की तरह चिपकी हुई थी। मेरे बाल खुले थे और उनसे पानी टपक कर मेरी कमर पर गिर रहा था। जो मैं करने जा रही थी वो पाप था, घोर पाप। लेकिन मेरे पास अब और कोई रास्ता नहीं बचा था। मैंने धीरे से दरवाजा धकेला। पुरानी सांकल ने एक हल्की सी आवाज की। सामने चारपाई पर आर्यन सो रहा था, बेखबर, मासूम। उसने चादर ओढ़ रखी थी। मैं दबे पांव अंदर गई और दरवाजे की कुंडी लगा दी। अंधेरे में मेरी सांसों की आवाज मुझे खुद सुनाई दे रही थी। मैं धीरे धीरे उसकी चारपाई की तरफ बढ़ी। मैं उसके सिरहाने बैठ गई। मैंने अपना कांपता हुआ हाथ उसके चेहरे के करीब किया। उसकी गर्म सांसें मेरी हथेली पर लग रही थीं। उस गर्मी ने मेरे ठंडे पड़े शरीर में एक अजीब सी आग लगा दी। मैंने अपनी साड़ी का पल्लू गिरा दिया। आर्यन, मैंने फुसफुसाते हुए उसके माथे पर हाथ रखा। वो हड़बड़ा कर जागा। भाभी, आप? उसने मुझे देखा, मेरी उस हालत को देखा। भीगी हुई साड़ी, खुला बदन और आंखों में एक ऐसी प्यास जो शायद उसने कभी किसी औरत की आंखों में नहीं देखी थी। भाभी, ये क्या? आप इस वक्त? वो पीछे खिसका। मैं उस पर झुक गई। श्श, धीरे बोल आर्यन, कोई सुन लेगा। पर भाभी, ये गलत है। मैंने उसकी बात काटते हुए अपनी उंगली उसके होंठों पर रख दी। आज रात मैं तुम्हारी भाभी नहीं हूं। आज मैं सिर्फ एक औरत हूं, एक प्यासी अकेली औरत जिसे तुम्हारी जरूरत है। मैंने उसका हाथ पकड़कर अपने सीने पर रख लिया। महसूस करो इसे आर्यन। ये दिल कैसे तड़प रहा है तुम्हारे लिए। क्या तुम इसे शांत नहीं करोगे? उसका विरोध पिघलने लगा था। उसकी आंखों में भी अब वो नशा चढ़ने लगा था जो मैं चाहती थी। पर दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि एक विधवा भाभी अपने ही देवर के साथ ऐसा क्यों कर रही है? क्या मैं सचमुच इतनी गिर गई थी? या इस बंद कमरे के पीछे कोई ऐसा राज था जिसे जानने के लिए मैंने अपनी इज्जत का सौदा किया था? इस पाप की शुरुआत जानने के लिए आपको मेरे साथ 3 महीने पीछे चलना होगा। उस दिन जब आर्यन पहली बार इस हवेली की चौखट पर आया था। मेरा नाम सावित्री है। गांव के सबसे बड़े खानदान की बहू थी मैं। पर किस्मत देखिए, शादी के 5 साल बाद ही मेरे पति राघव एक एक्सीडेंट में मुझे छोड़कर चले गए। पीछे रह गई मैं, अकेली, जवान और निस्संतान। मेरे ससुर जी ठाकुर बलदेव सिंह गांव के सरपंच थे, दुनिया के लिए बहुत इज्जतदार। पर घर की 4 दीवारी में वो एक तानाशाह थे। और मेरा जेठ पति का बड़ा भाई, वो तो 1 नंबर का अय्याश था। पति की 13वीं के बाद से ही मुझे अपने जेठ की नजरों में बदलाव दिखने लगा था। वो अक्सर मेरे कमरे के आसपास मंडराता। कभी सहानुभूति के बहाने मेरे कंधे पर हाथ रखता तो कभी घूरता रहता। चिंता मत करो सावित्री, राघव गया तो क्या हुआ, मैं हूं ना, वो कहता। पर उसकी आंखों की चमक मुझे नोच रही होती थी। मुझे समझ आ गया था कि ये लोग मुझे घर से नहीं निकालेंगे, बल्कि मुझे घर की रखैल बनाकर रखेंगे। और अगर मैंने विरोध किया तो ये मुझे किसी के हाथ बेच देंगे, जायदाद हड़पने के लिए। मैं घुट घुट कर जी रही थी। मुझे एक सहारे की जरूरत थी, एक ऐसे मर्द की जो इस घर में मेरे साथ खड़ा हो सके। तभी आर्यन आया। आर्यन मेरे पति के दूर का चचेरा भाई था। शहर में पढ़ाई कर रहा था, पर छुट्टियों में गांव आया था अपनी खेती-बाड़ी संभालने। ससुर जी ने उसे हवेली में ही रहने को कहा। जब मैंने पहली बार आर्यन को देखा तो मेरी धड़कनें रुक सी गईं। 20 से 21 साल का वो लड़का, लंबा, गठीला बदन, चेहरे पर वो शहर वाली चमक
और आंखों में एक अजीब सी मासूमियत। वो मुझे देखकर झुका और मेरे पैर छुए। प्रणाम भाभी। मेरे दिमाग में एक ख्याल आया, एक बहुत ही खतरनाक ख्याल। मैंने सोचा, ये लड़का यही मेरी ढाल बन सकता है। अगर मैंने इसे अपने वश में कर लिया, अगर मैंने इसे अपना दीवाना बना लिया, तो ये मेरे लिए दुनिया से लड़ जाएगा। ये मुझे उन गिद्धों से बचा लेगा। हाँ, मेरी सोच स्वार्थी थी, पर एक डूबते हुए इंसान को तिनका भी मिले तो वो उसे पकड़ लेता है, चाहे वो तिनका किसी का दिल ही क्यों ना हो। मैंने फैसला कर लिया, मुझे आर्यन को जीतना था, दिल से नहीं, जिस्म से। क्योंकि जवान लड़कों को बिल का रास्ता जिस्म से होकर ही समझ आता है। मैंने आर्यन पर डोरे डालने शुरू किए, बहुत धीरे धीरे, बहुत संभल कर। आर्यन को सुबह जल्दी उठकर कसरत करने की आदत थी। वो आंगन में दंड बैठक लगाता। मैं रसोई की खिड़की से उसे देखती रहती। उसका पसीने से भीगा हुआ बदन, उसकी उभरती हुई मांसपेशियां। झूठ नहीं बोलूंगी, उसे देखकर मेरे अंदर भी दबी हुई औरत जागने लगी थी। एक दिन वो कसरत करके रसोई में पानी पीने आया। उसने शर्ट नहीं पहनी थी। मैं जानबूझकर उसके पास से गुजरी, इतनी पास से कि मेरी साड़ी का पल्लू उसके गीले बदन को छू गया। वो ठिठक गया। सॉरी भाभी। मैंने मुड़कर उसकी आंखों में देखा। सॉरी क्यों आर्यन, अपने ही तो हो। लाओ पसीना पोंछ तू। मैंने अपना पल्लू उठाया और धीरे धीरे उसके सीने से पसीना पोंछने लगी। मेरा हाथ उसके दिल की धड़कन महसूस कर रहा था। वो बुत बनकर खड़ा रहा। उसकी सांसें तेज हो गई थीं। मैंने उसे वो इशारा दे दिया था जिसकी उसे जरूरत थी। कुछ दिनों बाद मैंने नया पैतरा चला। रात को मैंने आर्यन के कमरे के बाहर आवाज दी, आर्यन, सो गए क्या? वो बाहर आया। नहीं भाभी, कुछ चाहिए? मैंने चेहरे पर दर्द का भाव लाया। वो पंखा साफ करते हुए कमर में मोच आ गई है, बहुत दर्द हो रहा है, बाम लगा दोगे? वो झिझका। मैं? भाभी, मैं काकी को बुला देता हूं। काकी सो गई हैं, क्या भाभी को तड़पता छोड़ दोगे? मैंने उसे इमोशनली फंसाया। वो मान गया। मेरे कमरे में मैंने बिस्तर पर लेटकर अपनी पीठ उघाड़ दी। आर्यन के हाथ कांप रहे थे। जैसे ही उसकी उंगलियां मेरी कमर पर लगी, मेरे मुंह से एक सिसकी निकल गई। थोड़ा और नीचे आर्यन। हाँ, वही। मैं जानबूझकर ऐसी आवाजें निकाल रही थी जो उसे पागल कर दे। मैं महसूस कर सकती थी कि उसके हाथ अब सिर्फ इलाज नहीं कर रहे थे, वो महसूस कर रहे थे। वो भी बहक रहा था। एक दोपहर वो कहीं जाने के लिए तैयार हो रहा था। मैं उसके कमरे में गई। वो शर्ट पहन रहा था। रुको, ये बटन ढीला है, मैंने कहा और उसके बिल्कुल करीब जाकर खड़ी हो गई। मैं सुई धागा लेकर उसकी शर्ट का बटन टाकने लगी। मेरा चेहरा उसके सीने से बस 2 इंच दूर था। मैंने जानबूझकर सुई चुभा दी। आह! वो चौंका। उफ, लग गई। मैंने तुरंत उसके सीने पर जहां सुई लगी थी अपने होंठ रख दिए, जैसे बच्चों को चोट लगने पर चूमते हैं। पर वो बच्चा नहीं था। उस एक चुंबन ने वहां बिजली गिरा दी। आर्यन ने मेरी कमर पकड़ ली। हम दोनों की नजरें मिली। उस पल अगर कोई आ न जाता तो शायद सब कुछ वहीं हो जाता। मैं उसे धीरे धीरे उस कगार पर ला रही थी जहां वो मेरे लिए सही गलत सब भूल जाए। मुझे उसे इतना पागल करना था कि वो मेरे बिना जी न सके। दोस्तों, मैं जानती हूं जो मैं कर रही थी वो गलत था, पर मेरे हालात मुझे मजबूर कर रहे थे। अगर आप मेरी जगह होते तो क्या करते? इस कहानी को एक लाइक करके मुझे बताइए कि आप मेरे दर्द को समझ रहे हैं। और फिर वो रात आई, तूफानी रात। उस शाम मुझे पता चला कि मेरे ससुर जी ने मेरी शादी गांव के एक 55 साल के शराबी विधुर
बहुत सारी जमीन देने को तैयार था। मेरे पास वक्त नहीं था। मुझे आज रात ही आर्यन को अपना बनाना था, ताकि कल जब वो लोग फैसला सुनाएं तो आर्यन खड़ा होकर कह सके कि सावित्री मेरी है। मैं बारिश में भीगती हुई उसके कमरे में गई। जैसे शुरुआत में बताया था, मैं उसके बिस्तर पर थी। आर्यन पूरी तरह पिघल चुका था। उसका संयम टूट चुका था। उसने मुझे अपनी बाहों में कस लिया। भाभी, मैं आपको बहुत चाहता हूं, वो बड़बड़ाया। उसने मुझे बिस्तर पर लिटा दिया। वो मेरे ऊपर झुक गया। उसकी सांसें, उसकी गर्मी, सब कुछ मुझे घेर रहा था। मुझे जीतना था। मुझे बस एक बार उसके साथ ये रिश्ता बनाना था, फिर वो मेरा गुलाम हो जाता। उसने मेरा ब्लाउज छूने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी बिजली कड़की और उस रोशनी में मैंने आर्यन की आंखों में देखा। वहां हवस थी, हाँ थी, पर वहां एक और चीज थी, भरोसा। वो मुझे भाभी कहता था। उसने मुझे अपने भाई की अमानत समझा था। आज मेरी वजह से, मेरे उकसाने की वजह से वो अपनी ही नजरों में गिर रहा था। अचानक मेरा दिल कांप गया। मैं ये क्या कर रही हूं? अपनी जान बचाने के लिए मैं इस मासूम लड़के की आत्मा मार रही हूं। मैं इसे भी उन गिद्धों जैसा बना रही हूं। अगर इसने मेरे साथ संबंध बना भी लिया तो क्या ये मेरी इज्जत करेगा? नहीं, ये मुझे भी उपभोग की वस्तु समझेगा। रुको! मैंने उसे धक्का दिया। क्या हुआ सावित्री? उसने पहली बार मेरा नाम लिया। मैं उठकर बैठ गई। मैंने अपनी साड़ी ठीक की। मैं फूट फूट कर रोने लगी। मुझे माफ कर दो आर्यन, मुझे माफ कर दो। आर्यन हैरान था। भाभी, मैं तुम्हें प्यार नहीं करती आर्यन, मैं तुम्हें इस्तेमाल कर रही थी। मैंने सच उगल दिया। मैंने उसे सब बता दिया। ससुर जी की साजिश, जेठ की गंदी नजर और मेरी मजबूरी। मैंने उसे बताया कि मैं उसे सिर्फ अपनी ढाल बनाने के लिए ये सब नाटक कर रही थी। मैं इतनी डर गई थी आर्यन कि मुझे लगा मेरा जिस्म ही मेरी आखिरी कीमत है। पर मैं तुम्हें नहीं गिरा सकती। तुम मेरे देवर हो। मुझसे गलती हो गई। मैं रोती रन। मुझसे नफरत करेगा। कमरे में सन्नाटा छा गया। सिर्फ बारिश का शोर था। आर्यन उठा। उसने अपनी शर्ट पहनी। वो खिड़की के पास गया और बाहर देखने लगा। मुझे लगा सब खत्म हो गया। अगली सुबह हवेली के हॉल में पंचायत बैठी थी। ससुर जी, जेठ और वो 55 साल का शराबी दूल्हा सब मौजूद थे। सावित्री को बुलाओ, ससुर जी ने हुक्म दिया। मैं घूंघट में बाहर आई। मेरे पैर कांप रहे थे। सावित्री, ससुर जी ने कहा, हमने तेरी भलाई के लिए फैसला किया है। रामलाल जी से तेरी शादी होगी, आज ही। जेठ ने गंदी हंसी के साथ कहा, हाँ भाभी, अकेली औरत का घर में रहना ठीक नहीं, लोग बातें बनाते हैं। मैं कुछ बोल नहीं पाई। मेरी जुबान तालू से चिपक गई थी। तभी सीढ़ियों से आवाज आई, ये शादी नहीं होगी। सबने ऊपर देखा। आर्यन नीचे उतर रहा था। उसकी आंखों में आज वो मासूमियत नहीं थी। तू बीच में मत बोल आर्यन, जेठ चिल्लाया। ये हमारे घर का मामला है। आर्यन मेरे पास आकर खड़ा हो गया। उसने मेरे और उन लोगों के बीच एक दीवार बना दी। ये घर का मामला नहीं, ये सौदेबाजी है। आर्यन ने ससुर जी की आंखों में आंखें डालकर कहा, मुझे सब पता है काका। आप जमीन के लिए अपनी बहू को बेच रहे हैं। जुबान संभाल लड़के। ससुर जी खड़े हो गए। आप अपनी नीयत संभालिए। आर्यन दहाड़ा। कल रात भाभी मेरे पास आई थी। सब सन्न रह गए। ससुर जी और जेठ ने एक दूसरे को देखा। मेरी सांस रुक गई। क्या आर्यन सबको बता देगा? वो मेरे पास आई थी। आर्यन ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में सिर्फ सम्मान था, ये कहने कि वो डर रही हैं। वो आप लोगों से डर रही हैं।
सुन लीजिए सब लोग, राघव भैया नहीं है तो क्या हुआ, मैं हूं। और जब तक मैं जिंदा हूं, इस घर की इज्जत पर कोई मैली नजर नहीं डाल सकता, ना बाहर का कोई और ना ही घर का कोई। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। मेरी सांसें रुक गईं। मैंने आर्यन को देखा। तू होता कौन है? ससुरजी दहाड़े। ये हमारे घर की बेवा है। बेवा नहीं। आर्यन ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक नशा था, एक अधिकार था। ये मेरी होने वाली पत्नी है। आर्यन ने पंचायत की तरफ देखकर कहा। राघव भैया मेरे सगे भाई नहीं थे, पर सावित्री जी मेरे दिल के बहुत करीब है। मैं इन्हें इस नट में सड़ने के लिए नहीं छोड़ सकता। मैं आर्यन सिंह पूरे होशो हवास में सावित्री जी को अपनी पत्नी स्वीकार करता हूं। आर्यन ने कहा। कल रात भाभी मेरे पास आई थी मदद मांगने, क्योंकि आप लोग जानवर बन चुके हैं। अगर किसी ने अब इनके खिलाफ एक शब्द भी बोला तो पुलिस बाद में आएगी, पहले मैं उसका मुंह तोड़ दूंगा। उसने मेरा हाथ खींचा। चलो सावित्री, अब इस घर में हमारा कोई काम नहीं। हमने उसी वक्त उस हवेली की चौखट लांघ दी। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। आर्यन मुझे लेकर शहर आ गया। शुरुआत में संघर्ष था। आर्यन ने दिन रात मेहनत की, नौकरी ढूंढी और फिर हमने कोर्ट मैरिज कर ली। उस रात हमारी असली सुहागरात थी। हम उस छोटे से कमरे में थे। बाहर बारिश हो रही थी, बिल्कुल उस रात की तरह। आर्यन ने मेरे करीब आकर मुझे बाहों में भरा। उस रात हमारे बीच कोई डर नहीं था, सिर्फ टूटकर चाहने वाला प्यार था। आज 2 साल हो गए हैं। आर्यन की अच्छी नौकरी लग गई है। हमने एक प्यारा सा फ्लैट ले लिया है और हमारी खुशियों को पूरा करने के लिए हमारी गोद में एक नन्ही जान है, हमारा बेटा अंश। कभी कभी जब आर्यन ऑफिस से आता है तो मैं रसोई में होती हूँ। वो पीछे से आकर मुझे वैसे ही जकड़ लेता है। क्या कर रहे हो? मुन्ना जाग जाएगा। मैं कहती हूँ जागने दो, उसे भी पता चले उसका बाप उसकी माँ को कितना प्यार करता है। वो मेरी गर्दन पर किस करते हुए कहता है, हमारा प्यार आज भी उतना ही गहरा और मसालेदार है। ससुराल वाले अपनी जमीन जायदाद के झगड़ों में ही खत्म हो गए और मैं अपने इस छोटे से स्वर्ग में राज कर रही हूं। मैंने आर्यन को अपनी ढाल बनाने के लिए चुना था, पर भगवान ने उसे मेरा हमसफर बना दिया। दोस्तों, प्यार उम्र या रिश्ते का मोहताज नहीं होता। आर्यन ने साबित कर दिया कि एक सच्चा मर्द वो है जो औरत का हाथ थामे तो उसे कभी छोड़े नहीं। अगर आपको हमारी ये खट्टी मीठी और प्यार भरी दास्तान पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे इस छोटे से परिवार का हिस्सा बनने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबा दें और हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो कर लें।